आज की क्लास में हम जलवायु टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे कीवर्ड आते हैं जो होते छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप उन कीवर्ड को नहीं समझेंगे तो आपको जलवायु टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जैसे जलवायु तो हो ही गया, इसके बाद क्या है, वर्षा क्या होती है, तापमान क्या होता है, मानसून क्या होते हैं, वर्षा कहाँ से होती है और भी आम्र वर्षा क्या होती है। जैसा कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम आपको वायुमंडल पढ़ा रहे थे और वायुमंडल के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना था। वायुमंडल के अंदर हमको ब्रह्मांड पढ़ना था, हमको और क्या पढ़ना था, वायुमंडली दशाएं पढ़नी थी, विशेषकर वायुमंडल, और इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या थी, रेखाएं हमको पढ़नी थी। तो यहाँ पे हमने ब्रह्मांड को कंप्लीट कर लिया था और आज जो है हम जलवायु कंप्लीट करेंगे। अब हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का पैटर्न आपको बता ही चुके हैं कि क्या क्या उसने क्वेश्चन पूछे। उसने पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ पे जो वर्षा से संबंधित पूछा है कि जो मानसून है सबसे पहले बारिश कहाँ पर करते हैं, केरल में करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि जो सेल्वा वन है इनकी विशेषता क्या होती है, तो इसका संबंध भी किससे है, जलवायु से है। आपको हमने क्वेश्चन जो है पहले ही नोट करा दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन इसने ये पूछा है, कोपेन के अनुसार किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु होती है। CWG का मतलब होता है उत्तरी गंगा के मैदानी भागों में जो जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ने पूछा है कि आर्द्र शीत शुक्ल ग्रीष्म ऋतु जो है वो कहाँ पर होती है, इटली में होती है। और फिर ये पूछ रहा है कि भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव है। ये वाला क्वेश्चन इसने पूछ लिया है। कथन ए और कथन आर, कथन ए और आर दोनों सही हैं, कथन ए आर की सही व्याख्या करता है। उसमें कह रहा है कि भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव है, मानसून स्थायी पवन है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन देख लिया कि किस तरीके से एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जलवायु को समझेंगे। हमने क्वेश्चन देख लिए हैं और पहले महत्वपूर्ण कीवर्डों को समझा जाएगा जो संबंध रखते हैं जलवायु से। हमारा लगभग जलवायु टॉपिक चल रहा है। गर्मी तो आप देख ही रहे हैं, गर्मी कितनी अधिक पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि हालत ख़राब है। ये नॉर्मल गर्मी नहीं है और ना ये हर साल की तरह है, ये अलग गर्मी है और जिसका भी कारण क्या है, जलवायु। इसको कहते हैं ना जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है गर्मी, ये भी जलवायु के कारण है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है जलवायु और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उससे वो बन जाएं। तो जलवायु पहली चीज होती क्या है, जल वायु। अगर आप मोटे तौर पे देखें तो एक शब्द इसमें जुड़ रहा है जल और एक शब्द जुड़ रहा है वायु, लेकिन यहां से इसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती। जलवायु जो है उसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहला क्या आता है, तापमान, तापमान, और दूसरा क्या आता है, वर्षा। क्लियर हो गया। जलवायु के अंतर्गत क्या आता है, तापमान और वर्षा। हम थोड़ा आराम से समझेंगे और अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वायुमंडल के महत्वपूर्ण टॉपिक को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम को एक तरफ रखना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको टाइम, अगर आप देख के पढ़ेंगे तो बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे, वैसे मेरी भी आदत क्या होती है डायरेक्ट लिख के आपको समझाना, मैं भी समय कम बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, इसके बाद अगर आप समझ गए तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो कम से कम 30 से 35 हैं, वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। वरना आप अगर क्वेश्चनों पे चोट करोगे, फैक्ट्स पे चोट करोगे, बात नहीं बनेगी। तो आप समय को एक तरफ रख दीजिए, इस टॉपिक को समझिए। ये टॉपिक समझने का विषय है कि जलवायु के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, किसी भी स्थान का तापमान और किसी भी स्थान की वर्षा। यहाँ पे एक चीज ये भी होती है कि जैसे ये मान के चलिए पूरी पृथ्वी है, इस पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक क्या है, जलवायु, जल वायु, जो एक लंबे समय तक बनी रहती है, 30-35 सालों तक जो बनी रहे या इसके अधिक समय तक बनी रहे उसे कहते हैं जलवायु। और जो लगातार बदलती रहती है उसे कहते हैं मौसम। जो लगातार बदलता रहता है वो है मौसम। दो शब्द क्लियर हो गए, जलवायु जो लंबे समय तक बनी रहे और मौसम जो लगातार क्या होता रहे, चेंज होता रहे। अब जलवायु जो होती है कि पूरे पृथ्वी की या किसी भी स्थान की, वहां की खास बात क्या है कि जो जलवायु है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तापमान और एक वर्षा। यानी किसी भी स्थान का तापमान और उस स्थान की वर्षा तय करते हैं किसको, जलवायु को। तो जलवायु के अंतर्गत कितनी चीजें आ गई, तापमान और वर्षा।
अब तापमान का फंडा क्या होता है ये मैं आपको समझाऊं। मान के चलिए एक स्थान पे वायु है, वैसे तो वायु दिखाई दे नहीं रही है, और जब उस स्थान पे तापमान बढ़ता है वायु मैंने बना दी है लेकिन ऐसी होती नहीं है, वो तो अदृश्य है। तो जो वायु होती है, जब किसी भी स्थान का तापमान बढ़ता है तो बढ़ने से क्या होता है, वायु गर्म होती है, और जब वायु गर्म होती है तो उसकी एक नैसर्गिक एक कंडीशन क्या है कि वो ऊपर उठती है। तो जब वायु गर्म हुई तो वो गर्म होकर कहां पहुंची, ऊपर। क्लियर। अब ये वायु यहां नहीं रही, ये वायु गर्म हुई और गर्म होने के बाद कहां हो गई, ऊपर हो गई। जैसा कि आप अपने घरों में देखते हो तो वेंटिलेटर कहां होता है, वेंटिलेटर हमेशा घर के ऊपरी हिस्सों में होते हैं, छत के पास में। वेंटिलेटर नीचे क्यों नहीं होता, क्योंकि वायु गर्म होगी, गर्म होने के बाद कहां उठेगी, ऊपर उठेगी। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप गर्मी होती है, पंखा चलाते हैं तो सबसे पहले जो हवा लगती है वो गर्म हवा लगती है। और कार में भी ऐसा ही होता है, कार में जब आप एसी चलाते हैं तो विंडो क्यों खोल लेते हैं, क्योंकि गर्म हवा ऊपर ही होती है। ऐसी स्थिति में गर्म हवा और ऊपर को भागती है। तो क्या होता है कि आपकी गर्म हवा जब होती है, तापमान बढ़ता है, तो बढ़ने के बाद जो हवा का तापमान बढ़ता है, हवा गर्म होकर कहाँ पहुंचती है, ऊपर। अब हवा कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, और यहाँ पे क्या हो गया, जगह खाली हो गई। खाली हो गई तो इसको कहते हैं निम्न वायु दाब केंद्र। निम्न वायु दाब, यानी जहां से जगह हवा जो है वो तापमान बढ़ने के कारण ऊपर पहुंची, तो जिस स्थान से वो ऊपर पहुंची उस स्थान को कहते हैं निम्न वायु दाब। और जहां पे वो पहुंची तो ये कौन सी हो गई, और ऊपर पहुंच गई। तो क्या होता है कि यहां पे क्या होता है, निम्न वायु दाब, जहां जगह खाली हुई। अब हवा तो यहां पर भी है, यहां पे क्या है, उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब, तो जहां पे तापमान अधिक नहीं होता है वहां पे क्या होता है, जहां पर तापमान अधिक नहीं होता है, ठंडा होता है, वहां होता है उच्च वायु दाब, क्योंकि वहां पे नॉर्मल होता है तापमान बढ़ता नहीं है, तो वायु अपने स्थान पे होती है, जिसे कहते हैं उच्च वायु दाब, जो अपना दबाव बना के अपने आप को बैलेंस करे हुए है। लेकिन जहां पे तापमान कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो वायु कहां हो जाती है, ऊपर पहुंच जाती है, और उसके स्थान पर बन जाता है निम्न वायु दाब केंद्र। अब जो उच्च वायु दाब की हवाएं होती हैं वो बहने लगती हैं किस ओर, निम्न वायु दाब की ओर। वो क्या करती हैं, स्थान भरने का प्रयास करती हैं। इस जियोग्राफिकल घटना से क्या होता है, या वायुमंडलीय घटना से क्या होता है, हवाएं चलने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कौन सा है, निम्न वायु दाब है, और यहां पे उच्च वायु दाब है। पहले था यहां भी आपका उच्च वायु दाब, लेकिन जब यहां गर्मी पड़ी और यहां की जो हवा है वो उड़ के कहां पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई, तो हवाएं क्या करती हैं, निम्न वायु दाब के केंद्र को भरने के लिए उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलने लगती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हवाएं बहने लगती हैं। एक चीज क्लियर हो गई। और जब यहां पे ज्यादा ही निम्न वायु दाब केंद्र होता है आज चारों तरफ, तब क्या होता है, जो उच्च वायु दाब की पवनें होती हैं वो निम्न वायु दाब की ओर चलने लगती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हवाएं चलने लगती हैं। और अगर किसी स्थान पर बीच में निम्न वायु दाब हो जाता है, चारों तरफ उच्च वायु दाब होता है, जो चारों ओर से तेजी से हवाएं उसको भरने के लिए आती हैं, तो एक चक्करदार स्थिति हो जाती है, जिसे कहते हैं चक्रवात। तो जो घटना है निम्न वायु दाब केंद्र, उच्च वायु दाब केंद्र, इसी से क्या होता है, हवाएं चलती हैं, इसी से क्या होता है, चक्रवात आता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जब भी कहीं किसी स्थान का तापमान बढ़ेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हवा गर्म होकर ऊपर पहुंच जाएगी और वहां पे निम्न वायु दाब बन जाएगा, और चारों ओर जो उच्च वायु दाब है इसको कहते हैं हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेंगी। इस तरीके से क्या होगा, हवाएं बहने लगती हैं। तो वही वाली बात आ गई कि जब किसी स्थान का तापमान बढ़ेगा, क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ने के साथ क्या होगा कि वहां की हवा उठ के ऊपर पहुंचेगी, और वहां पे क्या बन जाएगा, निम्न वायु दाब। क्या बन जाएगा, निम्न वायु दाब। तो यहां का दाब कैसा हो जाएगा, वायुमंडल का निम्न वायु दाब। और जब निम्न वायु दाब हो जाएगा फिर क्या होने लगेगा, हवाएं चलने लगेंगी। क्या लगे, हवा चलने लगेगी, यानी हवाओं की दिशा भी चेंज हो जाएगी। इसको आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं, आपने सुना होगा कई बार, आप नए लोग नहीं हैं, हाँ कुछ नए लोग हो सकते हैं, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि मानसून जो है वो कहाँ से आते हैं,
मानसून आते हैं अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, तो वो तभी तो आते हैं। मान के चलिए ये आपका भारत है, क्या है, भारत है, इस तरीके से, ठीक है, ये आपका भारत हो गया। अब होता क्या है कि मान के चलिए ये आपका अरब सागर है और ये आपका भारत है। जब यहाँ पे क्या हुआ, तापमान अधिक हुआ और यहाँ की हवाएं उठ के ऊपर पहुंच गई, तो यहाँ पे बन गया निम्न वायु दाब केंद्र और यहाँ पे क्या था, उच्च वायु दाब केंद्र। तो यहाँ से हवाएं चलने लगती हैं और वो कहाँ पहुँचती हैं, इस केंद्र की ओर पहुँचती हैं। तो मुझे लगता है कि ये तापमान वाली बात समझ में आ गई कि तापमान किस तरीके से प्रभावित करता है वायु को। और जब वहाँ का तापमान गर्म होता है तो ये हो जाता है आपकी हवा की दिशाएं, हवा की दिशाएं। तो एक चीज आपको ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि जलवायु के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, तापमान, और उससे क्या होता है जब तापमान बढ़ता है तो हवा की दिशाएं बदल जाती हैं और वो अपने साथ जो हवाएं आती हैं वो आती कहाँ से हैं, या तो अरब सागर से आएंगी या बंगाल की खाड़ी से आएंगी और अपने साथ जलवाष्प लेके आती हैं। सीधी भाषा में कहें तो बादलों को लेकर आती हैं और घनघोर तरीके से क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। और वो वर्षा कहाँ आ गई, यहाँ पे। जियोग्राफी में एक चीज का ध्यान रखिए, अचानक ही कोई कारण नहीं होता, सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। जैसे कई बार आप अखबार में पढ़ते हैं कि अपराध हुआ, तो उसमें क्या आगे एक लाइन लिखी होती है कि वहां पे जो अपराध हुआ तो कई लोग उसके जिम्मेदार थे। या आपने एक कहानी पढ़ी होगी, कौन सी कहानी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से टका भाजी, टका से टका ख्वाजा, कि जब बकरी मर जाती है तो उसके लिए कोई एक आरोपी नहीं होता है, कुल मिला के सभी लोगों की गलती होती है, जिसके कारण क्या होता है, बकरी मर जाती है। वैसे ही जलवायु का गेम है। जलवायु एक चीज पर निर्भर नहीं करती, उसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है तापमान, तापमान के कारण हवाओं की दिशा बदल जाती है, वहां का वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है और उसके कारण क्या होती है, वर्षा होती है। और इसके साथ साथ वो जो स्थान है जहां की वो जलवायु है उसकी समुद्र से कितनी दूरी है, वहां पे पहाड़ों की स्थिति क्या है, उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसकी धरातलीय स्थिति क्या है, उसके आसपास का क्षेत्र कैसा है, वहां की वनस्पतियां कैसी हैं, ये सब। हालांकि वनस्पति को तो जलवायु डिपेंड करेगी, लेकिन पता लगा कि वहां पे कोई वनस्पति है ही नहीं, ओनली रेगिस्तान है, या वहां पे कुछ ऐसी पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, ये तय करता है किसको, जलवायु को। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि जलवायु के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, तापमान और वर्षा। वैसे तो मैं कहूंगा एक ही चीज आती है, तापमान। जब तापमान क्या करता है, वायुमंडलीय दशाएं उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण से वर्षा होती है। क्लियर हो गया। बाकी आपकी पहाड़ों की स्थिति, वनस्पति का ना होना, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी और जमीन की स्थिति, ये सब तय करती है किसको, जलवायु को। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, क्लियर हो गई इतनी चीज, या इसमें कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, क्लियर हो गई। तो एक चीज आपको समझ में आ गई, जलवायु क्या होती है। तो जलवायु हो गया। अब दूसरी चीज जो है इसी के समानांतर चलेगी, वो है मौसम। क्या आएगा, मौसम। मौसम क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट है किसका, वायुमंडल का। वायुमंडल का एक छोटा सा पार्ट है। जलवायु जहां लंबे समय तक चलती है, कभी नहीं बदलती, लगभग 30 से 60 साल तक तो वैसी रहती है। वो बात अलग है कोई ऐसा जियोग्राफिकल स्थिति हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी अफ्रीका है उसका एक खंड जो है कट रहा है। अब हो सकता है वो कई सौ सालों में या कितने सालों में वो खंड अलग होकर क्या हो, भारत के हिस्सों से टकराए और वहाँ का पूरा क्लाइमेट लेह लद्दाख जैसा हो जाए, चेंज हो जाए, वो उसमें लंबा समय लगता है। अब हमारे यहाँ बात चलेगी मौसम की। मौसम, तो मौसम जो है एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, वो बार बार क्या होता है, मौसम बदलता रहता है। और मौसम कौन कौन से होते हैं, कभी गर्मी का मौसम होता है और जाड़ों का होता है, और कौन सा होता है, बरसात मतलब वर्षा का होता है। तो गर्मी का मौसम होता है, वर्षा का मौसम होता है और जाड़ों का मौसम होता है। क्लियर हो गया मौसम सब, ठीक है। अगली चीज इसमें आती है कि हमने जाना जलवायु और मौसम। अब बात आई ये कि आखिरकार भारत की जलवायु जो है वो है कैसी। तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो
तो जो स्टूडेंट पुराने हैं वो तो ये जानते होंगे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको थोड़ी समझने में समस्या आएगी। तो आपको हम समझाते हैं ये कटिबंध क्या बीमारी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये नौटंकी कटिबंध क्या है। जो कटिबंध है ये कटिबंध क्या आफत है, क्योंकि जब कटिबंध समझ में आएगा तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। देखिए ये पूरी क्या है, पृथ्वी है। पूरी क्या है, पृथ्वी है। जो हमारे भूगोलवेत्ता थे वो क्या थे, पहले पूरी पृथ्वी को वर्गीकृत करना चाहते थे। पूरी पृथ्वी का एक वर्गीकृत वर्णन करना चाहते थे, उसको व्यवस्थित ढंग से उसके बारे में लिखना चाहते थे। पर सारे भूगोलवेत्ताओं ने क्या करा, सर पीट लिया, क्योंकि वो जिस ग्रह में जाएं वहां की वनस्पति अलग, वहां के जीव जंतु अलग, वहां का रहन सहन अलग, वहां का खान पान अलग, वहां की जो जमीन थी उसका हिसाब किताब अलग, वहां पानी की स्थिति अलग, वहां के खनिज संसाधनों की स्थिति अलग। वो सभी टेंशन में आ गए कि आखिरकार हमें तो लगता नहीं है कि हम इस पूरी पृथ्वी का एक व्यवस्थित रूप में वर्णन कर पाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि आप हिंदी के बारे में वर्णन करिए, तो आप कहते हैं एक काव्य विधाएं होती हैं जिसमें कविता लिखा जाता है, एक गद्य विधाएं होती हैं जिसमें कहानी लिखा जाता है, एक चंपू होता है जिसमें दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो जो ज्योग्राफर थे, भूगोलवेत्ता थे, उनके आगे बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिरकार कैसे करके हम पूरी पृथ्वी पे कैसी वनस्पति पाई जाती है, कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, इनका वर्णन कर सकें। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए ज्योग्राफरों ने क्या करा, इस पे 3 रेखाएं खींच दी। क्या करा, पहली रेखा खींची और यहाँ पे एक ये और एक ये, 3 रेखाएं खींची। पहली रेखा जो खींची वो पृथ्वी के कति बीचों बीच से खींची और इसका नाम रखा उष्ण कटि, चलो हम इसको तो हम बाद में बात करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय। उन्होंने इसके 3 कटिबंध बनाए। कटिबंध का मतलब एक ऐसे बंध जो से अलग करते हैं। फिर खेत होता है तो खेत में कहा कि एक खेत ये है, अब ये दूसरा खेत है, तो इनको बीच से बांधने के लिए आपको बंद बांधना पड़ेगा। जैसे मेड़ भी कहते हैं और एक तरीके से बंद होता है। कई बार आप कहते हैं कि इतनी जगह हमारी है और इतनी जगह हमारी है, तो बीच में क्या है, डिवाइडर लगाना पड़ता है। रोड चलते हैं, हाईवे होता है, तो डिवाइडर के इस तरफ एक रोड होता है, डिवाइडर के इस तरफ, तो इसको हम कह सकते हैं डिवाइडर। इस डिवाइडर को कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध, जो क्या कर देता है, डिवाइडर के रूप में होता है और जो अलग कर देता है। तो एक डिवाइडर तो भाई पृथ्वी के बीच बीच में बनाया उन्होंने, और एक डिवाइडर जो बनाया वो कहाँ बनाया, कतई लास्ट में, पॉइंट जहां उसका कोना था, और एक डिवाइडर इन दोनों के बीच में बना दिया। तो आदि पृथ्वी को कैसे पाटा भूगोलवेत्ताओं ने। अब अगर मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके पीछे किन किन का हाथ रहा है, जैस पीरियड लिखने वालों का हाथ रहा है। आधुनिक भूगोल के पिता कौन, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हो गए, हैकेटियस हो गए, हार्वर्ट हो गए, ये सब वो लोग हैं कि जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट क्या करता था, किताबों को ले जाता था प्रकृति में, और जहाँ जितनी अधिक प्रकृति वहीं कुर्सी मेज लगाई और काम करना शुरू कर दिया। जियोग्राफरों के बारे में आप पढ़ोगे तो भूगोल में इतनी रुचि आ जाएगी, फिर भूगोल छोड़ने का मन नहीं करेगा। तभी पढ़ के तो देखो, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को पढ़ लो, विडाल डी ब्लास को पढ़ लो, रिटर को पढ़ लो, रैड जेल को पढ़ लो, हैकेटियस को पढ़ लो, पढ़ने के बाद ही बात अलग हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बनाया, एक कटिबंध पूरा पृथ्वी के बीच में बनाया, एक कटिबंध जो बनाया वो कहाँ बनाया, कतई लास्ट में बनाया, एक इन दोनों के बीच में बनाया। तो जो बीच में कटिबंध बनाया उसका नाम रखा गर्म कटिबंध। क्या करा, गर्म, जिसको कि शुद्ध संस्कृत में कहते हैं उष्ण। तो इसका नाम पड़ गया उष्ण कटिबंध। क्या पड़ गया, उष्ण कटिबंध। यानी जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी तो पूरी पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर में एक लाइन खींची गई जिसका नाम रखा गया उष्ण, उष्ण कटिबंध। उष्ण नाम रखा गया, कटिबंध तो था उष्ण कटिबंध। और यहां पे जो पॉइंट बनाया गया, इस कटिबंध का नाम क्या रखा गया, शीत कटिबंध, मतलब शीत। ये बहुत ठंडी जगह थी जिसको हम कहते हैं पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो पूरी तरीके से जमा हुआ है बर्फ में, तो यहां की जलवायु पाई गई शीत, कतई बर्फ, ठंडी। तो इसका नाम रख दिया शीत और इसका नाम रख दिया उष्ण। तो जे हो गया आपका शीत कटिबंध और जे हो गया उष्ण कटिबंध। अब जे है ठंडा एरिया यहां तक और यहां तक है गर्म, तो इनके बीच का एरिया क्या होगा, देखिए ऊपर का एरिया क्या है, शीत, और इनके बीच का एरिया क्या है, उष्ण। अब इन तीनों को मिलाकर क्या नाम बना, इन दोनों को नाम मिलाकर क्या नाम बना, देखो भाई,
ये क्या हो गया शीत, तो इसमें क्या है आ, तो आ निकल के बाहर आ गया। और यहाँ पे क्या है ऊ, तो आ और ऊ मिलके कौन सी संधि हो गई, गुण संधि, तो ऊ का क्या हो जाता है गुण संधि में ओ, और आधा श और ला शीतोष्ण, यानी शीत और उष्ण की आप संधि करेंगे तो गुण संधि हो रही है, ऊ का ओ हो जाएगा तो ये बन जाएगा शीतोष्ण। और आगे आपने क्या जोड़ दिया कटिबंध, क्या जोड़ दिया कटिबंध, तो ये उष्ण कटिबंध था, ये शीत कटिबंध था, दोनों को हमने जोड़ा तो क्या बन गया शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर हो गया, ये गर्म हिस्सा था तो उष्ण, ये ठंडा हिस्सा शीत, और इन दोनों को मिला के बन गया शीतोष्ण कटिबंध। तो जो कंडीशन जो जलवायु पृथ्वी पे यहां पाई जा रही थी वो ही जलवायु पृथ्वी पे यहां पाई जा रही थी, तो इसका नाम भी क्या रख दिया शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर, मोटे तौर पे आपको समझा रहा हूं, बाकी तो कई भूगोलवेत्ताओं ने अलग बांटा, किसी ने शीतल शीतोष्ण कटिबंध इस तरीके से भी बांट दिया है, और ये आपका क्या था शीत कटिबंध। क्लियर हो गया, कटिबंध क्या हो गए, कटिबंध वाली बात क्लियर हो गई, क्या ये भी बात क्लियर हो गई उष्ण कटिबंध, ओके। तो उष्ण कटिबंध समझ गए, उष्ण कटिबंध का मतलब होता है जो बहुत ही ऐसे, अब मान के चलो कि आपके यहाँ पे कोई देश है, जैसे आपका देश क्या है उत्तरी अमेरिका, और ये आपका क्या हो गया दक्षिणी अमेरिका, और ये क्या हो गया अफ्रीका, ये क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हो गया भारत, ठीक है, और ये यहां पे ये सब क्या हो गया यूरोप, और ये एशिया, ठीक है। तो अब इस रेखा पर उष्ण कटिबंधीय रेखा पर जो जो देश पाए जाएंगे वहां पे क्या होगा भाई बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत गर्मी पड़ेगी। जब गर्मी पड़ेगी तो हवा गर्म होकर कहां उठेगी, हवा ऊपर उठेगी, उसको क्या होगा भरने के लिए जगह पे जगह दूसरी हवा आएगी, फिर क्या होगा वो हवा गर्म होकर बादल बन जाएगी, और बादल होने के बाद बहुत बारिश करेगी। तो इस लाइन पर जितने भी देश पाए जाते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उष्ण कटिबंध पर कौन कौन से देश हैं बताइए। तो उष्ण कटिबंध में जहां जहां जौन जौन से देश पड़ेंगे वहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और गर्मी में पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और जब भाप बन के उड़ेगा फिर क्या होगा वो बादल बन जाएंगे, बादल बनने के बाद वर्षा होगी, और जब वहां वर्षा बहुत होगी तो वनस्पति कैसी होगी छोटी छोटी नहीं, वनस्पति बहुत बड़ी होगी। इतनी बड़ी वनस्पतियां हो जाती हैं, उन्हीं को तो कहते हैं क्या चौड़ी पत्ती वाले वन, जिनको सेल्वा वन भी कहा जाता है। यानी वहां के पेड़ ऐसे होंगे कि क्या होगा आप सोच के देखो, बरसात के मौसम में जब बरसात होती है तो हर जगह झाड़ी झक्काड़ और आपके वनस्पतियां उग आती हैं। अब यहाँ तो रोज ही बारिश हो रही है, तो यहाँ के पेड़ भी 30 मीटर से 60 मीटर तक जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीलीभीत में माला का जंगल है, तो इस माला के जंगल में क्या स्थिति है कि यहाँ के जो आप पेड़ देखोगे वो कौन सी वनस्पति है, वो उष्ण कटिबंधी चौड़ी पत्ती के वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधी वनस्पति है और उसको क्या कहते हैं चौड़ी पत्ती के वन कहे जाते हैं। एलटी ग्रेड में क्वेश्चन तो यही पूछा है कि सेल्वा वनों की विशेषता क्या है, तो सेल्वा वन कहां पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधी प्रदेश में, और यहाँ के वनों की विशेषता क्या है कि ये बहुत लंबे होते हैं और ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। चौड़ी पत्ती क्यों होती है, क्योंकि धूप भी बहुत तेज पड़ती है, वर्षा भी रोज होती है। यहाँ की जो वर्षा होती है उसको 4 बजे की वर्षा कहा जाता है, रोज 4 बजे वर्षा होती है, 4 o'clock रेन। तो जब यहाँ वर्षा होती है तो पेड़ों को पानी भी बहुत मिल रहा है, उसको धूप भी बहुत मिल रही है, तो पेड़ बहुत तेज ग्रो करते हैं। उनके अंदर लताएं इतनी खतरनाक ढंग से एक दूसरे को लपेटे होती हैं कि हाथी जैसा विशालायक जानवर भी उनके अंदर घुसने से घबराता है, और ये मानव अगर उसका दोहन करना चाहे और कोई पेड़ काट भी ले तो पेड़ ऊपरी टंग जाता है, नीचे नहीं आ पाता। तो यहाँ की वनस्पति कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी। और यहाँ का मानव जीवन कैसा होगा, कतई बेकार। आदमी कैसे सरवाइव करेगा ये तो आपको ही पता है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और जो वनस्पति है वो क्या हो रही है बहुत ज़्यादा है। तो और यहाँ पे टीसीसी नाम की मक्खी पाई जाती है जो एक ही दंश में आदमी की हत्या कर देती है। और एक क्वेश्चन भी आता है आपके जीके में कि गोरों की कब्र किसको कहा जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय जंगलों को ही गोरों की कब्र कहा जाता है। अब देखो ये हवा चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि एक जगह क्या हुआ वायु ऊपर उठी और दूसरी जगह से वायु उस जगह को भरने के लिए आई। तो जब आई तो क्या हुआ, लो प्रेशर, भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवा चली तब क्या हुआ,
हवाएं बहने लगी। तो आपको क्लियर हो गया ये वाला कि जो उष्णकटिबंध एरिया होंगे वर्षा तापमान बहुत होगा, वर्षा बहुत होगी, मिट्टी दलदली होगी, कीचड़ वाली होगी, लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये आपका हो गया उष्णकटिबंध। अब दूसरा क्या था? शीत कटिबंध। तो हमने बात करी कि एक जगह तो गर्मी बहुत पड़ रही है, यहां तो जाड़ा होता ही नहीं है। जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी खेलने आते हैं और अफ्रीका के खिलाड़ी खेलने आते हैं और इनकी त्वचा का रंग अत्यधिक तापमान के कारण काला हो जाता है। आपने देखे होंगे काले, कई बार आप हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो उसमें भी कुछ हीरो ब्लैक होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। वो कहां के होते हैं? इन्हीं प्रदेशों के होते हैं। किस जलवायु के होते हैं? उष्णकटिबंधीय की। अब दूसरी जलवायु है शीत कटिबंध। आप सोच के देखो कि होता क्या है, यहां सूरज तो पड़ता ही नहीं है, ध्रुवों पे बहुत कम पड़ता है। 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात हैं। जो समुंदर भी है आपका कौन सा? आर्कटिक महासागर, वो जम चुका है और जमने के बाद बर्फ बन गया है। वहां पे हर समय सर्दी रहती है, तापमान माइनस में रहता है। तो लोगों का जीवन कैसा होता है? जलवायु में बहुत बेकार जीवन होता है, जहां पे वो लोग सरवाइव करते रहते हैं ठंड से। हर समय उनको आग का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी जलवायु में क्या होता है? बर्फ ही बर्फ होता है, वनस्पतियां ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती। कुल मिला के जो शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु है वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है और यहाँ की है वो भी नुकसानदायक है। अब इन दोनों के बीच का ऐसा एरिया होता है जहाँ ठंड भी पड़ती है, जहाँ गर्मी भी पड़ती है, जहाँ वर्षा भी होती है, वो है आपका शीतोष्ण कटिबंध। क्या नाम है उसका? शीतोष्ण कटिबंध। इन प्रदेशों में क्या होता है? मौसम बदलता रहता है। ठीक है, मौसम कैसा होता है? जाड़ा आता है, गर्मी आती है, बरसात आता है। क्लियर? जाड़ा गर्मी बरसात आते हैं। अब यहां पे जब जाड़ा गर्मी बरसात 3 मौसम रहते हैं तो क्या होता है? बरसात में बारिश भी होती है, जाड़ों में जाड़ा भी पड़ता है, गर्मी में गर्मी। तो यहाँ के का इंसान का जीवन अच्छा होता है। यहाँ की वनस्पतियाँ विभिन्न वैरायटियों की होती हैं, मतलब विभिन्न अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। आप भारत में रहते हो तो भारत कहाँ फंसता है? शीतोष्ण कटिबंध में हर सब्जी आपको यहाँ खाने के लिए मिलती है, सारे फूल यहाँ पर होते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, मानव जीवन यहाँ का अच्छा है। क्लियर हो गया? तो जो स्थिति यहां पर है वो स्थिति यहां पर है। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें से शीत कटिबंध हो गया, आपका शीतोष्ण कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध हो गया। इनको रेखाओं के नाम में नाम दे दिए गए हैं। क्या नाम दे दिए गए? रेखाओं के अकॉर्डिंग इनको नाम दे दिए गए हैं। तो इनको कौन कौन से नाम मिले हैं ये तो आपको ध्यान रहेगा, कौन कौन से कटिबंध हैं। अब हम इनके नाम देखते हैं। अब आपका जो उष्ण कटिबंध है इसको नाम मिला है विषुवत रेखा। क्या नाम मिला है? विषुवत रेखा। और दूसरा नाम मिला है उष्ण कटिबंधीय रेखा। उष्ण कटिबंधीय रेखा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय रेखा मिला है, विषुवत रेखा मिला है। इसको नाम मिला है कर्क रेखा। क्या मिला है? कर्क रेखा। इसको नाम मिला है मकर रेखा। मकर रेखा। इन विचारों का नाम ही नहीं बदला। ये कौन से हैं? ये शायद शीत कटिबंध कह लो या टुंड्रा प्रदेश कह लो या आप इसको आर्कटिका या अंटार्कटिका कह लो। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश कह लो। ध्रुव हो गए। ठीक है, ये ध्रुव हो गए। और कुछ लोग इसे शीत कटिबंध भी कहते हैं। इन दोनों के विचारों के नाम चेंज नहीं हुए। शीत कटिबंध हो गए। ठीक है, देखो जलवायु पढ़ाया जा रहा है, हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो हमारा ये क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया उष्ण कटिबंधीय और जलवायु नहीं है मेरे भाई, बात खराब हो जाएगी। ये कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो हमारी जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अब यहां पे हमने उष्ण कटिबंधीय शब्द समझ लिया, जलवायु समझ लिया। अब हमारा एक शब्द बचा है मानसूनी। देखो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्यों है? क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध में आ रहा है और बाकी का हिस्सा इस किस में आ रहा है? कर्क रेखा में, जो कौन सी जलवायु रखती है? मानसूनी जलवायु रखती है। क्लियर? तो भारत की जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब हमको समझना पड़ेगा अगला इसका महत्वपूर्ण खंड जो है वो आपका क्या है? मानसून। मानसून क्या होता है? हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो क्या होती है? मानसून से होती है। तभी एक प्रसिद्ध वाक्य बोला जाता है कि यहाँ की वर्षा कैसी है? अनिश्चित है और अनियमित है। कैसी है? अनिश्चित और अनियमित।
उसका कोई निश्चित ही नहीं है। जैसे कि आपकी भर्ती परीक्षाएं हो गई हैं ना, अनिश्चित हो गई हैं और अनियमित हो गई हैं। इनको एक चीज़ समझ में ये नहीं आता आयोग वालों को कि भाई आप पूरे साल का कैलेंडर बना दो, उस कैलेंडर में जो जो भर्ती आने वाली हैं आप मेंशन कर दो कि कौन से महीने में कौन सी भर्ती आएगी, कब कौन से फॉर्म पड़ेंगे, कब कौन से एग्जाम होंगे। कम से कम बच्चा टेंशन फ्री तो हो जाए, उसे क्लियर होना चाहिए ना कि इस पूरे साल में कौन कौन सी भर्ती हैं कहाँ से कहाँ आ रही हैं। अगर ऐसा हो जाए तो स्टूडेंट के लिए अच्छा हो जाए, वरना तो भाई जो तुम्हें समझ में आए वो तुम करो। तो अब अगला हमारा शब्द इसमें समझेंगे हम, मानसून क्या होता है। क्या होता है अगला शब्द, क्या समझेंगे, मानसून। मानसून क्या होता है, ठीक है। तो जो मानसून शब्द है, मानसून, जो मानसून शब्द है ये अरबी के मौसम शब्द से बना है। किससे बना है, अरबी के मौसम शब्द से, अरबी के मौसम शब्द से। तो ये मानसून शब्द किससे बना है, अरबी के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है कि ऋतुओं के अनुसार हवा की दिशा बदल जाती है। ऋतुओं के अनुसार हवा की दिशा बदल जाती है। तो सबसे पहले क्या होती हैं, ऋतुएं, और इन ऋतुओं के अनुसार क्या होता है, हवा की दिशा। हवा की दिशा बदल जाती है। ऋतुओं के अनुसार क्या होता है, हवा की दिशा बदल जाती है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आखिरकार मानसून क्या होता है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, और मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। मानसून की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इसमें आपको, क्योंकि पहले तो मेरा मन नहीं था आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने का। मैंने ये सोचा था डायरेक्ट मैं आपको जहाँ से एल टिकट के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझा दूँ। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही थी कि मानसून आपको परेशान करता, आपको हवाएं परेशान करती, आपको ऋतु परेशान करती, आपको उष्णकटिबंध परेशान करता, आपको कर्क रेखा परेशान करती, मकर रेखा परेशान करती। तो मैंने यही सोचा कि आपको पहले से कॉन्सेप्ट समझ लें, और आप जो भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से काम आएगा। तो हमारी बात हो रही है मानसून की, ठीक है, जो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। देखो भाई, इसको तो आप पहचानते ही होंगे। हवा, आंधी, ठीक है। तो ये मानसून जो होता है, मानसून आखिरकार कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि एक जगह पर वायु जो होती है गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, तो वहां बनता है निम्न वायुदाब केंद्र। कौन सा बनता है, निम्न वायुदाब। और जो दूसरी ओर जहां पे गर्मी नहीं होती वहां क्या होता है, उच्च वायुदाब। अब होता क्या है कि उच्च वायुदाब से पवनें चलने लगती हैं निम्न वायुदाब की तरफ, तब क्या होता है, हवा चलने लगती है। इसी कॉन्सेप्ट पे किसकी उत्पत्ति होती है, मानसून की होती है। अब आपका ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर, क्लियर। और यहां पे हिंद महासागर हो गया, ये क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ज़्यादा डीप नहीं समझाऊंगा मैं, आराम से आपको समझा दूंगा हल्का करके। ज़्यादा डीप का भी काम नहीं है और ज़्यादा हल्के का काम भी नहीं, मीडियम से मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप समझ लो। देखो भाई, होता क्या है, जब भारत में गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ने के बाद हवा जो है ऊपर उठती है, और गर्मी में होता क्या है, आपकी यहां से रेखा भाई कौन सी गुजर रही है, रेखा गुजर रही है यहां से, बताओ, कर्क रेखा। ये आपकी रेखा गुजर रही है कर्क रेखा, और उस समय जो सूर्य होता है गर्मियों में वो कहां होता है, कर्क रेखा के पास होता है, और यहां पे क्या होता है, सूर्य। तो इस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और हवा जो है वो गर्म होकर वायु कहां, ऊपर उड़ जाती है, और यहां पे बन जाता है निम्न वायुदाब के अंदर। क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब के अंदर। और यहां पे क्या होता है, ये आपकी होती है यहां पे उष्णकटिबंध, और यहां पे जो ताप होता है आपके अरब महासागर में वो कम होता है, और यहां पे होता है आपका उच्च वायुदाब के अंदर। क्या होता है, उच्च वायुदाब। अब उच्च वायुदाब के अंदर से हवाएं चलने लगती हैं, क्या करने लगती हैं, हवाएं चलने लगती हैं। किधर चलने लगती हैं, निम्न वायुदाब की ओर। ये देखो, इस तरीके से हवा चलती है, इस तरीके से हवा चलती है।
इस तरीके से हवा चलती है। तो इससे काय की उत्पत्ति होती है? मानसून की उत्पत्ति होती है। और भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो 90% से अधिक कौन करते हैं? अरब सागर से उठने वाले मानसून। इनको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या इसको कह सकते हैं पश्चिमी और आपके दक्षिणी मानसून। लो भाई, बारिश आ गई मानसून की वजह से। तो जो ये बारिश हो रही है, ये बारिश कौन से मानसून करते हैं? पश्चिमी दक्षिणी मानसून। हाँ भाई, कौन से मानसून करते हैं? पश्चिमी दक्षिणी मानसून। और कहाँ के होते हैं? ये अरब सागर के होते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई, क्या हो गई कि हमारे भारत में जो 90 से 95% वर्षा होती है वो होते हैं आपके अरब सागर के मानसून से। किससे होते हैं? अरब सागर के मानसून से। अब बाकी जो 5% वर्षा होती है वो होते हैं बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून। तो हमने क्या समझा कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? भारत में लो प्रेशर जोन बनता है और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर को बढ़ने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं चलने लगती हैं और क्या होता है? मानसून पहुंच जाता है, वर्षा हो जाती है। अब ये बेचारा मानसून भी 3 चरणों में पहुंचता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं तेजी से। क्या होता है मानसून? देखो भाई, यहां से एक क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको यह पढ़ाना जरूरी है। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मानसून किस राज्य में पहुंचकर वर्षा करते हैं। ठीक है, तो ये अरब सागर के पश्चिमी दक्षिणी मानसून, या आप इसको कह सकते हो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये 2 धाराओं में बढ़ जाते हैं। एक धारा जो है आपकी केरल के पास आ जाती है और एक आ जाती है अंडमान निकोबार, जो कि बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। और कहां पहुंच जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एलटी ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा है कि जो सबसे पहले मानसून कहां वर्षा करते हैं, तो वो केरल में करते हैं। क्यों करते हैं? कि जो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पहली अरब सागर की जो पहली शाखा आती है वो टकराती है केरल से आके। और केरल में क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में क्या है? पहाड़ियां। पश्चिमी घाट में यहाँ क्या बनी हुई हैं? पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ क्या करती हैं? इस मानसून को पार नहीं जाने देती और फलस्वरूप क्या होता है? इस वाले एरिया में क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। तो इस तरीके से जो पहला मानसून है वो कहाँ बारिश करता है? केरल में। और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा दे कि मानसून जो है, जो पहला मानसून आता है वो कहां बारिश करता है, मतलब उसका नाम बताइए जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि केरल जो है राज्य है, अगर वो पूछ ले कि पहले मानसून जो है किस राज्य में वर्षा करते हैं तो आप कह दोगे केरल में। लेकिन अगर वो कह दे कि जो आपके मानसून है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में वर्षा करते हैं, वो बंगाल की खाड़ी में जाते हुए अंडमान द्वीप समूह में क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। और पहला मानसून कहां वर्षा किया? केरल में। और दोबारा कहां किया? उसी समय पे अंडमान में। ठीक है, तो कहां कहां कर लिया? केरल में कर लिया। और कहां कर लिया? अंडमान में कर लिया। बस फर्क ये होता है कि आपका जो केरल में वर्षा होगी वो 1 जून को होगी। किसको होगी? 1 जून को होगी। और इसके आपके अंडमान में कहां होगी? आपके 25 मई को होगी। कितने में होगी? 25 मई को होगी। यानी ये पहले हो जाती है और ये 1 जून को हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे भी खास बात ये केरल में तो बारिश करेगा लेकिन तमिलनाडु में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, जैसे ऐसे मान के चलिए ये स्थिति है, ये आपका पहाड़ी है, ये केरल है। तो केरल में क्या होगा? बादल उठे उठे, पहाड़ी को पार कर नहीं पाए, यहीं बरस गए। यहां पे बादल पहुंच नहीं गए तो यहां क्या हो गया? सूखा पड़ गया। तो इस तरीके से केरल में वर्षा होती नहीं है। कहाँ का नहीं केरल में होती है। कहाँ का नहीं होती है? आपके तमिलनाडु में नहीं होती है और आपके आंध्र प्रदेश में नहीं होती है, कर्नाटक में नहीं होती है। तो पहले मानसून कहाँ बारिश करते हैं? आपके केरल में। जो दूसरा मानसून उठता है वो एंट्री मारता है मुंबई के तट से। अब मुंबई के तट से जो एंट्री मारेगा तो ये क्या करता है? आपके मध्य भारत तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? मध्य भारत तक पहुंचता है, वर्षा करता है। दूसरा मानसून जो उठता, तीसरा मानसून उठता है वो सौराष्ट्र गुजरात के पास सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र गुजरात में एंट्री मारते हुए कहां पहुंचता है? पंजाब पहुंचता है। और इसी दौरान जैसे ही वो पंजाब पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है, तो जो म्यांमार है उस म्यांमार के पास क्या है? अरकान की पहाड़ियां हैं। अरकान की पहाड़ी से टकराता है और सीधे एंट्री मारता है पंजाब में। और ये बारिश आपकी हल्की फुल्की बारिश करता हुआ कहां पहुंचता है? पंजाब पहुंचता है। तो ये तो आपके अरब सागर से उठने वाले मानसून हो गए। दूसरे मानसून हम देखेंगे बंगाली खाड़ी से। तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी से मानसून उठा, अरकान की पहाड़ी टकराया और कहां पहुंचा? पंजाब। इसकी दूसरी शाखा जो उठती है वो पहुंचती है आपकी कहां? ब्रह्मपुत्र की घाटी में। और जो ब्रह्मपुत्र की घाटी कहां पर है आपको पता ही है, असम के आसपास है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कहां से निकलती है पता है आपको?
जो कैलाश का मानसरोवर पर्वत के पास में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, उस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत होते हुए चाइना होते हुए इंडिया में आती है। उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र की घाटी। ब्रह्मपुत्र की घाटी में वर्षा करती है, जिसमें आपके मेघालय में जो गोरो की पहाड़ियां हैं उसके पास में जगह है मासिन राम। क्या है? मासिन राम, जहां पे वो सबसे ज्यादा क्या करती है, जो आपका मासिन राम की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ी है? मासिन राम की पहाड़ियां हैं, यहां पे बहुत ज्यादा क्या करती है? वर्षा करती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कीप की आकार की पहाड़ियां हैं वहां पे, यानी ऐसी पहाड़ियां चारों ओर से हैं, मानसून उसमें आके फंस तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता, वहीं घनघोर वर्षा कर देता है। और इसको क्या कहते हैं? भारत का सबसे आर्द्र स्थान क्या है? मासिन राम। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मासिन राम में। तो इस प्रकार से इसकी एक ब्रांच जो है पंजाब में वर्षा कर देती है, और एक ब्रांच आपकी मासिन राम हो गया, मेघालय हो गया, और आपका ब्रह्मपुत्र की घाटी में वर्षा करती है। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करा? समझा दिया कि भारत में आपके अरब सागर के मानसून कहां वर्षा करते हैं और आपके बंगाल की खाड़ी क्या करते हैं। अब आप पूछोगे सर ये तो आपने बता दिया, अब ये बताओ दूसरी बात कि जो ये आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, हिमाचल का है, और यहाँ पे बारिश कैसे होती है? तो यहाँ पे पता है बारिश कैसे होती है? यहाँ पे बारिश होती है पश्चिमी शीत विक्षोभ के कारण। पश्चिमी शीत विक्षोभ। अब आप कहोगे सर ये पश्चिमी शीत विक्षोभ क्या बीमारी है? तो ये एक प्रकार का तूफान है जो आपका कहां से उठता है? ये आपका क्या है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर भूमध्य महासागर से तूफान उठता हुआ आता है और अपने साथ में भी क्या लाता है? जलवाष्प ले आता है। और लाने के बाद यहाँ पे बारिश तो नहीं करता क्योंकि तापमान बहुत है, वो बारिश की बूंदें जम जाती हैं। तो यहाँ पे बारिश का क्या होता है? हिमपात। हिमपात वो कहते हैं बर्फ गिर रही है कुल्लू में, मनाली में, मसूरी में और आपके कश्मीर में। तो यहाँ पे क्या होता है? हिमपात, यानी वर्षा की जगह पे बर्फ गिरता है। और वो बर्फ किसकी वजह से गिरता है? ना तो अरब सागर की वजह से और ना ही आपकी बंगाल की खाड़ी। ये होता है पश्चिमी शीत विक्षोभ के कारण, जो कि क्या है? एक तूफान है जो उठता है आपके भूमध्य सागर और किससे? अटलांटिक महासागर। आपको मैंने सागर वाली वीडियो में बताया था, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गया? हाँ, जब ये आपका कहां बारिश करता है, जो आपकी जेके में बारिश करता है, तो बारिश नहीं करता है, ये वहां हिमपात करता है, बर्फबारी करता है। और बर्फबारी कहां करता है? हिमाचल में। कहां करता है? हिमाचल में क्या करता है? बर्फबारी करता है। और करता है पंजाब में, लेकिन पंजाब में जो बर्फबारी नहीं करता है, पंजाब में बारिश करता है क्योंकि टेम्परेचर वहां का सही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया। यहां पे पंजाब में बारिश होती है, बाकी दो जगह हिमपात होता है। अब क्या होता है? ये तो आपने देखा कि सूरज कहां चल जाता है? कर्क रेखा में। अब सूरज आ जाता है मकर रेखा में, यानी जो आपकी पृथ्वी है, जो उष्ण कटिबंध, यानी ये आपकी उष्ण रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अब सूरज यहां से ट्रांसफर होकर कहां आ जाता है? मकर रेखा में आ जाता है। तो भारत में तापमान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। यहां बन जाता है आपका, जब भाई आपका सूरज यहां आ गया तो इस एरिया में कौन सा बन जाएगा? निम्न वायुदाब केंद्र। कौन सा? निम्न। और निम्न वायुदाब केंद्र क्यों बनेगा? क्योंकि यहां सूरज आ गया, हवा गर्म हुई, वो उठी और उठने के फलस्वरूप क्या बना? निम्न वायुदाब केंद्र बन गया। और यहां पे बन जाता है उच्च वायुदाब। यहां पे बन जाता है उच्च वायुदाब क्योंकि यहां मौसम चेंज हो जाता है, ऋतु बदल जाती है। जाड़ों का मौसम होता है अक्टूबर नवंबर वाला, दिसंबर वाला, तब क्या होता है कि यहाँ पे हवा जो है बहुत गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। अब यहाँ उच्च वायुदाब, अब वही उल्टा होता है। अब यहाँ से पवनें चलती हैं उल्टी। अभी चल रही थी आपके अरब सागर से भारत की ओर, अब भारत की ओर से चल रही है कहाँ? अरब सागर की ओर। और इसकी एक ब्रांच बंगाल की खाड़ी से होकर आती है। अगर मुझे लगता है नहीं समझ में आता हो तो मैं नया नक्शा बना दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा खिंचपिच होने से कोई फायदा नहीं है। पहले तो आपने देखा कि मानसून किस तरीके से भारत में आए। अब जैसे बेचारे मानसून आए हैं, कहावत है ना कि जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा ही, तो अब वो किस तरीके से जाएंगे भारत से। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। और वो उसमें से क्वेश्चन, वैसे तो मैं ये नहीं पढ़ाता, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि लौटते हुए मानसून भारत में किन स्थानों पर वर्षा करते हैं। यानी जो लौटते हुए मानसून होते हैं वो किन किन स्थानों पर वर्षा आपकी कर देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम इस चीज को समझेंगे कि वो वर्षा कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो भाई, ये रहा भारत। छोटा बन गया इस बार, चलो कोई नहीं।
ओहो, तो इस तरीके से ये हो गया होता। अब क्या हुआ, यहां हाई प्रेशर हो गया, यहां लो प्रेशर हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि जो लौटते हुए मानसून है, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा आपका उत्तरी, क्योंकि ये उत्तर से आएंगे और ये पूरब का हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी मानसून। अब ये इस तरीके से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आते हैं, और इनका एक हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी से भी होके आता है। अब क्या होता है कि जब ये लौटते हैं तो ज्यादा तो कहीं वर्षा नहीं करते, लेकिन दो जगह ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा कर देते हैं, क्योंकि यहां पे जो स्थल मार्ग के रास्ते आ रहे हैं वो तो अपने साथ हवा या बारिश या बादल लेकर नहीं आते हैं, लेकिन मानसून की जो शाखा कहां से आती है, बंगाल की खाड़ी से होकर आती है, वो अपने साथ जलवाष्प और कहने का मतलब बादल ले आती है। और बादल लाने के बाद ये आपका रहा तमिलनाडु, TN कहां वर्षा करती है, तमिलनाडु में, और कहां करती है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो जैसे ही ये लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून आते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में वर्षा करते हैं। ये आंध्र प्रदेश में करते हैं आपके अक्टूबर नवंबर में। कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में, लो जाड़ों का मौसम होता है। और आपके तमिलनाडु में करते हैं नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश में वर्षा करते हैं, और नवंबर दिसंबर में क्या करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं। भाई 50 से 55% बारिश तो अकेले तमिलनाडु में करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, जाड़ों में वर्षा कहां होती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अब आपको ये मोटा सा एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से मानसून ने एंट्री मारी, किस तरीके से मानसून गए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैंने आपको इसमें जलवायु समझा दिया, मानसून समझा दिया, उष्णकटिबंध समझा दिया, और मानसून कैसे आए एक बार लास्ट समरी तौर पे और देख लो। क्या है कि सबसे पहले आपके अरब सागर से मानसून उठे। पहला मानसून कहां पहुंचा, पहला मानसून पहुंचा केरल में। इसने केरल में तो बारिश करी, लेकिन तमिलनाडु में नहीं करी। तमिलनाडु में इसलिए नहीं करी क्योंकि पश्चिमी घाट आ गया, पहाड़ियां आ गई, वहां मानसून पहुंच नहीं पाया। पर प्रकृति बोली तुम टेंशन ना लो, आते हुए मानसून तुम्हारे यहां बारिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब मानसून लौटेंगे तो तुम्हारे यहां बारिश करके जरूर जाएंगे। तो इस तरीके से जो दूसरा मानसून आया उसने मुंबई के तट से एंट्री करी और ये मध्य भारत तक पहुंचा, जिसमें छत्तीसगढ़ बेसिन के केवल पश्चिमी भाग में तो उसने बारिश करी, लेकिन पूर्वी भाग में बारिश नहीं करी। और तीसरा मानसून जो उठा वो सीधे आपके सौराष्ट्र, गुजरात और ये अरावली की पहाड़ी, यहां पे क्या है, अरावली की पहाड़ी है। इन अरावली की पहाड़ियों से होता हुआ वो कहां पहुंचा, अरावली की पहाड़ी से तो पंजाब पहुंचा, उसने पंजाब बारिश करी। जैसे ही वो तीसरा मानसून पंजाब पहुंचा, वैसे ही आपका जो ये बंगाल की खाड़ी है इससे मानसून उठा, और जो अरकान की पट टकराया वो सीधे एंट्री मारी कहां पर, इसने सीधे पंजाब में बारिश करी। और दूसरी ब्रांच जो बंगाल की खाड़ी थी उसने क्या करी, ब्रह्मपुत्र की घाटी मासिनराम में बारिश करी। और यहां एक मजेदार बात और बताऊं कि क्या कारण है राजस्थान में वर्षा नहीं होती। राजस्थान में जो वर्षा का सबसे बड़ा ना होने का कारण है वो है ये अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत जो ये समांतर रेखा चली है, ये क्या करता है, मानसून को ट्रांसफर कर देता है और अपने पूर्वी भाग से निकाल देता है, और पश्चिमी भाग से इसके मानसून नहीं निकल पाता, जिसके कारण जो राजस्थान का एरिया है वो सूखा रह जाता है, और आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा का एरिया है, वहां वर्षा हो जाती है। तो इस तरह, और जो ऊपर का हिस्सा है जम्मू कश्मीर और हिमाचल का, यहां पे जो पश्चिमी विक्षोभ है, शीत विक्षोभ है, वो क्या करता है, बर्फबारी करता है। और जब ये मानसून लौटते हैं तो आपके आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में घनघोर वर्षा करते हैं। यहां तक कि तमिलनाडु में अकेले ये आपकी कितने % वर्षा कर देते हैं, 50% वर्षा कर देते हैं। तो ये तो आपका जलवायु का कॉन्सेप्ट हो गया। इसकी अगली वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनको हम पढ़ेंगे। और अगर इससे संबंधित और कोई बात समझ में ना आई हो आपको, या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा।